किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सूरमा जिन किनारों से पलट आते हैं, मैंने अपनी कश्ती को उतारा है उसी पानी में। जी हाँ, और ये काम हफ्ते में 2 बार हम कम से कम करते हैं, मंगलवार और गुरुवार को, क्योंकि बात होती है 100% सच की। और अब जानते ही हैं, हम किसी तरह का कोई नैरेटिव सेट नहीं करते, अतरंगी दुनिया की सतरंगी खबरें आपको आपाधापी में नहीं बताते। जो बताते हैं तटस्थ होकर बताते हैं, विश्लेषणात्मक तरीके से बताते हैं, विद रिसर्च बताते हैं और आंकड़ों के साथ बताते हैं। खबरों को जल्दी से जल्दी, चाहे गलत या फिर सही, आप तक पहुंचाने की होड़ में हम बिल्कुल शामिल नहीं है। जो बताएंगे 100% सच बताएंगे और उसके इर्द गिर्द चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भाई दिक्कत कहां पे है, और इसी दिक्कत को दूर करने का काम हम हफ्ते में 2 बार करते हैं। मैं आपका साथी, आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। डीडी किसान का ये खास कार्यक्रम है, आप जानते ही हैं। और आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा संजीदा है, थोड़ा सा डराता है। आपकी सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके, आपके अपनों की सेफ्टी को लेके। ये तस्वीरें ना मेरे पीछे, लॉन्ग कैम काटिए प्लीज, और ये दिखाइए कि किस तरीके से ये जो जानवर मैं इस वॉल पे दिखा रहा हूं, ये सारे जानवर इंसानों के दुश्मन हो गए, हमारी और आपकी जान के दुश्मन हो गए। बहराइच का जिक्र मैं कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं। यूपी के बहराइच में भेड़ियों ने आतंक काटा हुआ है और लगातार कोशिश कर रही है योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, लगातार वो हर बड़ा प्रयास किया जा रहा है जिसके जरिए इस आतंक से बहराइच के लोगों को, यूपी के लोगों को निजात मिल सके। लेकिन सारे एफर्ट्स अभी किए जा रहे हैं और परिणाम 100% तौर पे नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये तो एक समस्या है, एक खबर है जो बाकी लोगों के लिए, आपके लिए बताने के लिए हो सकती है। लेकिन हम इस तह तक जाएंगे कि भाई वजह क्यों पैदा हुई। मानव और जंगली जानवरों के बीच में, या फिर बोलूं कि वन्य जीव संरक्षण जो संघर्ष है, जो लगातार बढ़ रहा है इंसानों के प्रति, ये खूनी खेल में तब्दील हो रहा है और आंकड़े डराते हैं। अब देखते ही हैं, कभी सड़क पे मगरमच्छ निकल आता है, कभी मेरठ के किसी घर की बालकनी में तेंदुआ दिखाई देता है। उत्तराखंड को तो छोड़ ही दीजिए, हर दूसरे दिन कोई ऐसी खबर आती है जो हमें और आपको डराती है। और राजधानी दिल्ली में भी तेंदुए आ जाते हैं अब तो फिर आज समझेंगे कि इस खूनी संघर्ष की वजह क्या है, किन वजहों से लगातार इस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये कम कैसे होगी स्थिति। ये तस्वीर हमारी अपनी है और ये भी हमारे अपने हैं, लेकिन क्या हम इनकी टेरिटरी में दाखिल होके इनको वहां से भगा रहे हैं, या फिर ये हमारे इलाके में आके अतिक्रमण कर रहे हैं। दोनों स्थितियां सामने हैं, लेकिन बात जान की है, जिंदगी की है, और इसी जिंदगी को बचाने की एक कोशिश आज हम करेंगे। उन प्रयासों को समझेंगे और बेहद खास मेहमान, मेरे शो की रवायत है, एक स्टोरी आपको दिखाते हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये शो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि अगले 55 मिनट आप मेरे लिए रिजर्व रखेंगे। एक रिपोर्ट और फिर मेहमानों के साथ जल्द लौटता हूं। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के हमलों ने इंसान और जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष पर चिंता बढ़ा दी है, और चिंता ऐसी जिसने पूरे देश की पेशानी पर बल ला दिया है। बहराइच में लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन लुट गया है। भेड़ियों के आतंक की खबर फैली तो प्रशासन ने मुस्तैदी बढ़ा दी। सैकड़ों लोगों की टीम भेड़ियों को ढूंढ रही है। ड्रोन से भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानवरों की दहशत की कहानी अकेले सिर्फ यूपी के बहराइच की नहीं है। कभी गुजरात की सड़कों पर मगरमच्छ घूमता दिखाई देता है तो कभी तेंदुआ मेरठ के किसी घर में घुस जाता है। यहाँ तक कि तेंदुआ दिल्ली की सड़कों पर भी अपना आतंक बरपाने से नहीं चूकता। और उत्तराखंड में तो शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब बाघ और हाथियों की दहशत की खबर हम तक ना पहुंचती हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह के हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। भेड़िया हो या तेंदुआ, भालू हो या मगरमच्छ, सभी जंगली जानवरों के शहरों में भटकने के लिए हम कितने जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई, जंगली जानवरों के रहने की जगहों पर हमारा अतिक्रमण इसे बढ़ा रहा है। भोजन और सुरक्षित जगह की तलाश में जंगली जानवर इंसानी बस्तियों तक पहुंच रहे हैं।
जीने की जरूरत और रहने के लिए सेफ जोन की तलाश उन्हें उन जगहों पर जाने को मजबूर कर रही है जहां पर रिहाइश है। और यहीं से शुरू हो रहा है आदमी और जानवरों के बीच संघर्ष का खूनी खेल। जंगली जानवरों के हमले में हताहत होने वालों का आंकड़ा बताता है कि मामला बहुत गंभीर है। जनवरी 2012 से जनवरी 2022 के बीच जंगली जानवरों के हमलों में महाराष्ट्र में 624 लोग मारे गए और 5000 से ज्यादा घायल हुए। अकेले साल 2024 में ओडिशा में हाथियों और दूसरे जंगली जानवरों के हमले में कुल 68 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड की करें बात तो 2021 से 2023 तक बाघ के हमलों में लोगों की मौत हुई और 27 लोग घायल हुए। साल 2021 में बाघ के हमले में 2 लोगों की मौत हुई थी जबकि 8 घायल हुए थे। साल 2022 में 16 लोगों की मौत हुई और घायलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2023 में प्रदेश में 17 लोगों ने बाघ के हमले में अपनी जान गंवाई है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान और जानवरों के बीच ये खूनी संघर्ष कब खत्म होगा। साथ ही जानने का प्रयास ये भी होगा कि क्या ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना और इंसानों का जानवरों के नेचुरल हैबिटेट में कब्जा करना इसका प्रमुख कारण है। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि जो स्थिति है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आदमी और जानवर के बीच का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब बात जान पर बनाइए। पिछले कई दिनों से यूपी के बहराइच की तस्वीरें हम देख रहे हैं। अभी लास्ट नाइट ही फिर से हमला हुआ एक बच्चे पे, और जो कोशिशें हैं तमाम भेड़ियों को पकड़ने की वो लगातार की जा रही है। लेकिन हमारा मसला, हमारा मकसद सिर्फ एक खबर भर नहीं है। आज बिल्कुल रिसर्च के साथ, आंकड़ों के साथ हम समझेंगे कि इसकी वजह क्या है। और मेरे साथ मेरी इस कोशिश में शामिल है बेहद खास मेहमानों का खास पैनल। एक एक करके मैं परिचय कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पवन कुमार मैठाणी साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उत्तराखंड में जितने जानवरों का हमला होता है वो अच्छे से समझते हैं, उसके दर्द को आज इन्हीं से समझूंगा मैं। मेरे साथ विमलेंदु कुमार झा जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। मेरे शो में अक्सर आते हैं और बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात हमको समझाते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, लालता प्रसाद जी। ये बहराइच से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बताएंगे बहराइच में किस तरह की दहशत इन दिनों है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं विवास रंजन साहब, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ से। तो विवास जी, स्वागत आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जब बहराइच की बात है तो बहराइच आपको लिए चलता हूं। लालता जी मेरे साथ हैं। लालता जी, आजकल किस तरीके से दिन और रात की नींदें उड़ी हुई हैं? कितने खतरे में खुद को महसूस कर रहे हैं? किस तरह का खतरा लगातार 24 घंटे आपको अपने ऊपर, अपनों के ऊपर महसूस कर रहा है? मुझे स्थिति बहराइच की पहले समझाइए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सर नमस्कार। अभी जो स्थिति कुछ समय पूर्व थी जी, उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है। एक जो सरगना भेड़िया था जो विकलांग भी बताया जा रहा है, उसकी तलाश तो शासन द्वारा बहुत तेजी से पकड़ने हेतु तो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लालता जी, अभी एक और हमला हुआ है क्या बीती शाम? जी सर, अभी बीती शाम कल ने क्या फिर से भेड़िए ने हमला किया है सर? कल सर एक लड़का जो छत पे सो रहा था, अच्छा, और वहां रात को लगभग 3 बजे भेड़िया पहुंच गया, उस पे हमला किया। और जैसे टीम सजग हुई तो वो अंधेरे का फायदा उठा करके, क्योंकि अंधेरे में जिस महसी क्षेत्र की बात हो रही है वहां पे बाढ़ग्रस्त एरिया है, तो अंधेरे का फायदा उठा करके वो भाग गया। पूरी टीम ने हरसंभव प्रयास किया लेकिन अंधेरे की वजह से कामयाबी हाथ नहीं। अच्छा, तो ये जो अभी इन दिनों हम बहराइच को जो सुन रहे हैं कि जितने आतंक में वो भेड़ियों के हैं, क्या इससे पहले भी ऐसा होता रहा है? क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था शो के मुतालिक तो कई साल पहले भी इसी तरह की स्थिति थी। क्या ये रेगुलर फीचर है, लगातार ऐसा होता है बहराइच में और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में? सर
नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहराइच हमारा जो है फॉरेस्ट एरिया है, जी तो कई बार चुटपुट घटनाएं जो टाइगर के द्वारा जंगल से सटे बेल्ट में हुआ करता है थोड़ा बहुत, जी, लेकिन इस तरह की घटना कई सालों पूर्व में हुई थी। हाँ हाँ, और या तो इस वर्ष हुई है। ठीक है। तो ये जो घटना है वो जान पर बनती दिखाई देती है, और अब आगे की राह कैसी होगी ये बड़ा सवाल है। आप मेरे साथ रहिएगा लालता जी, विवास जी भी मेरे साथ हैं। विवास सर, आपका लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है वाइल्ड लाइफ में। सर मुझे, मेरे व्यूवर्स को बहुत आसान सी भाषा में समझाइए सर, इस दहशत का द एंड कब होगा? हम कब कहेंगे कि भाई भेड़िए पकड़े गए और अब बहराइच या आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भय मुक्त रह सकते हैं? सर ये दहशत कब खत्म होगी? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, किसान टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले तकनीकी पहलू पे ध्यान दिलाना चाहूंगा जी, कि भेड़िया का जो सामाजिक संरचना है ये ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है जी, और हमेशा ये पैक में, समूह में आक्रमण करता है। और इसके जो प्रे हैं या भोजन हैं ये बड़े जानवर हैं, मनुष्य इसके भोजन नहीं है। ये जो घटनाएं बहराइच की दिख रही है ये अबरेशन, जंगली जानवर का कभी भी भोजन मनुष्य नहीं रहा है, वरन मनुष्य से वो डरता है। अच्छा। 1995 में बहराइच में हुआ करता था डीएफओ, मुझे वहां एक चप्पे का अनुभव है। भेड़िया की संरचना है, जो इसकी जो पारिवारिक स्थिति होती है, इसमें दो एनिमल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जी। एक जो सबसे दबंग या डोमिनेंट मेल कहते हैं उसको कहते हैं अल्फा, और एक जो सबसे कमजोर होता है उसको कहते हैं ओमेगा। जब भी कहीं आक्रमण करके ये झुंड आता है तो अपना गुस्सा वो ओमेगा पे निकालता है ताकि ग्रुप में तनाव ना रहे। तो उस ग्रुप का स्ट्रेस मैनेजमेंट ओमेगा के थ्रू वो पूरा ग्रुप करता है। सोचिए परिवार की संरचना ऐसी है कि परिवार में तनाव भी होते हैं, भेड़िया के परिवार में, उस तनाव को दूर करने के लिए अपना एक सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। अब रही बात घटना की, घटना क्यों हो रही है? घटना तभी होती है जब हम इनके आवास को, इसके रहन सहन को हटाते हैं, तोड़ते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, या जाने अनजाने इनके परिवार में हम विध्वंस पैदा करते हैं। जाने अनजाने, ऐसा नहीं कि मनुष्य जान के करता है, ठीक बात है, हो जाता है। इनका आवास नदियों के किनारे होता है, जो खो में, मांद में, बिल में कह सकते हैं, बड़े बिल में होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं और उसमें बिल में पानी चला जाता है, मांद में पानी चला जाता है, तो बच्चे की मौत हो जाती है। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि जो वो क्षेत्र है जहां भेड़िया का प्रकोप देखा गया है, वहां बड़े प्रे या बड़े भोजन जो जिसके लिए भेड़िया आक्रमण करता है वो नहीं मिल रहा है। तीसरा जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पैक को मनुष्य के मांस का टेस्ट लग गया। अच्छा। क्योंकि हो सकता है बरसात में जब अगर गांव में बच्चों का कहीं मृत्यु होती है तो बच्चों को जलाया नहीं जाता है, दफन कर दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, नदी में फेंक दिया जाता है। वैसे केसेस में हो सकता है कि मुझे आशंका है कि इस तरह के टेस्ट के बाद उसको मनुष्य की आबादी के पास रहने के कारण आसान भोजन प्राप्त करने के लिए उसने यह विकल्प चुन लिया। बिना टेस्ट लगे मनुष्य पर आक्रमण वह नहीं कर सकता। अच्छा। तो तीन कारण हुए, एक उसके अपने परिवार पर कोई ना कोई विपत्ति आई होगी, दो हमने उसके आवास को, हमने या प्रकृति ने जी के कारण नष्ट हो गया होगा, और नंबर तीन जो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको जाने अनजाने मनुष्य के मांस का स्वाद लग गया। तो ये तो स्पेसिफिक भेड़िए के अटैक की वजह सर आपने समझाई, लेकिन बड़ी तस्वीर सर हम ड्रॉ करते हैं अपने शो में, उसको भी करने की कोशिश करेंगे। मैं लौटूंगा सर आपके पास, मेरे साथ विमलेंदु जी हैं। विमलेंदु सर, अक्सर जब मैं आपसे करता हूं बात तो फिर मैं एक बड़े कैनवास पे बड़ी तस्वीर की उम्मीद करता हूं। सर क्या ये मसला सिर्फ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का है या फिर बहुत दूसरा मसला है जिस पर हम शायद चर्चा ही नहीं कर रहे हैं या हम समझ ही नहीं पा रहे हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है सर, कि आपने बहुत काम किया है इसमें? देखिए, हमारा एनालिसिस और उसके पहले हमारी डायग्नोसिस जो है उसी में शायद थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा बायस दिखता है। हम बार बार कहते हैं कि भेड़ियों का दहशत या शेर का दहशत या फिर हाथियों का दहशत, असल में दहशत तो इंसानों का है। असल में हम बहुत बार कहते हैं कि भेड़िया हमारे घर घुस गया या हमारे मोहल्ले घुस गया या हमारे कॉलोनी घुस गया, या फिर शेर या फिर चीता या फिर हाथी। सच्चाई ये है कि हम उनके घर में बैठ गए हैं,
और सिर्फ हम विजिटर बन के नहीं, हमने तो उनके एरियाज को इंक्रोच किया है। तो लार्जली एक फिलोसफिकल लेवल पे नहीं बल्कि एक निर्धारित रूप से अगर आप देखें जितनी भी स्टडीज हुई हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, तो ये कहा गया है कि असल में इंक्रोचमेंट वो आपके टेरिटरी में नहीं आते हैं, आप उनके टेरिटरी में आ गए हैं, जिसके कारण उनके बेसिक, अगर वो आपके टेरिटरी में आते हैं तो शायद कभी कभी अटैक करते हैं। मान लीजिए 10 बच्चों को या 20 बच्चों को या 2000, जितनी भी संख्याएं हमने बोली हैं कि 2000 शायद इंसान अगर मान लीजिए उनकी मृत्यु होती है इन अटैक से। बनस्पत हमने अपने विकास की परिभाषा में, जिसके प्रति हम बहुत ही संलग्न रहते हैं, हम पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे कि विकास कैसी होनी चाहिए, सहूलियत वाली विकास के चक्कर में हमने क्या किया है, हमने जंगलों को चाहे काट दिया है या फिर जंगलों को घेर दिया है या जंगलों का विभाजन कर दिया है। साथ ही साथ बहराइच और बाकी इलाकों की स्थिति जो देखें, जो पूर्व डीएफओ साहब भी कह रहे थे कि जो वो जंगली एरिया है उसमें उसके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ हमने बहुत सारे जंगली एरियाज को एग्रीकल्चरल लैंड में तब्दील कर दिया है। तो जब हम उनके खाने के लाले पड़ेंगे उनके ऊपर, तो शेर अपने अनुसार अपने शौक से, या फिर टाइगर या फिर लेपर्ड या फिर बहुत सारे जानवर अपने शौक से ह्यूमन एस्टैब्लिशमेंट्स में नहीं आते हैं। उनके असल बेसिक सर्वाइवल पे जब अटैक होता है तभी वो इधर उधर भटकते हैं। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स इस वाले में केस में, बहराइच के केस में ये भी कहा जाता है कि शायद ये रिवेंज है, क्योंकि जो साइकोलॉजी ऑफ एनिमल बिहेवियर पढ़ते हैं उसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उनके जो लीडर के ऊपर शायद ह्यूमन अटैक हुआ था, जिसका बदला वो लोग बार बार ले। तो बहुत सारी नहीं, जहां से बहुत से लोग कह रहे थे ये तो भेड़िए का अटैक ही नहीं है। एग्जैक्टली वो भी कह रहे हैं कि भेड़िए जो है वो पांव को अटैक करता है, ये तो अब नाक को अटैक कर रहा है। देखिए, है तो जानवर का अटैक। असल में आप अगर एक जंगल को विस्थापित करते हैं तो सिर्फ एक जानवर को नहीं बल्कि उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था को विस्थापित करते हैं, जिसका परिणाम ये तो बाय द वे हम ये शॉर्ट टर्म परिणाम देख रहे हैं जिसमें एक रिएक्शन है, एक अटैक है। लेकिन लॉन्ग टर्म रिएक्शन जो है, जो भी हम फॉरेस्ट कवर रिड्यूस करते हैं अर्बनाइजेशन के नाम पे, विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, शहरीकरण के नाम पे या फिर खेती के नाम पे, उसका असर लॉन्ग टर्म पानी के ऊपर, हीट के ऊपर, जंगल के ऊपर, पूरी व्यवस्था के ऊपर जो है वो बहुत ही भयावह है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, और ये ट्रेलर हम बार बार सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, कर्नाटक में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में, हर जगह, दिल्ली जैसे शहर में भी हम देख रहे हैं। डरा रहे हैं सर आप? नहीं, डरा नहीं रहे हैं, सच है, सच का सामना। आपका प्रोग्राम उसी के बारे में है। हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम अटैक कर रहे हैं। हमने अलार्मिंग लाइन के क्रॉस कर दिए सर। हमने, देखिए जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं और खराब ना हो, तो इसलिए हमें दहशत, हमें अपनी दहशत, इंसानी दहशत के कारण ये पूरा प्रकोप हमें दिख रहा है, ना कि जानवरों के दहशत के कारण। तो हमें अपनी परिभाषा, हमारा नजरिया सब कुछ बदलना पड़ेगा, शब्दावली में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, मैठाणी साहब भी मेरे साथ हैं। मैठाणी साहब, एक ऐसे राज्य से आप आते हैं जहां पे बाघ का हमला, तेंदुए का हमला, हाथी का भी इवन हमला जो तराई क्षेत्र है वहां पे होता है। सर, उत्तराखंड में तो ये हर दूसरे तीसरे दिन की बात है। सर, क्यों इस तरह के हमले कम नहीं हो पाते? आपके परिवार में भी बहुत से लोग रहे होंगे जिन पे हमले हुए होंगे, मेरे खुद की फैमिली में भी कई ऐसे लोग हैं जिन पे हमले हुए हैं, उन्होंने इवन फाइट की है बाघ के साथ। सर, ये स्थिति बदलती क्यों नहीं है? जैसे झा साहब कह रहे थे, इंसानों को जानवरों से खतरा है कि जानवरों को इंसान से खतरा है? बिल्कुल ठीक करें उपाध्याय जी आप। जानवरों को इंसान से खतरा हो गया है, लेकिन जो असली बात है, उत्तराखंड के अंदर आप बात करते हैं या पहाड़ों के अंदर बात करते हैं, हम कहीं भी बात करते हैं, या जब बहराइच की बात चल रही है अभी उत्तर प्रदेश की, वहाँ ये कोई नई बात नहीं है। 1951 के बाद लखनऊ से जौनपुर, प्रतापपुर, सुल्तानपुर में 1977 में हुई एक बारी वहाँ सरकार को फौज भी बुलानी। बहराइच आपसे नहीं समझना है। हाँ, तो ये उसी देश का चैनल है डीडी किसान, हम पूरे देश की बात करते हैं। बहराइच के लिए लालता जी है मेरे साथ, वो मुझे समझा देंगे। तो मेरा ये कहना है कि बहराइच की खबर तो अखबार में आ गई है, वो मीडिया में आ गई, तो हमें पता चल गया कि वहां पर ये हो रहा है। लेकिन उत्तराखंड के गांव में तो आए दिन होता रहता है। मेरे गांव में कल भी, परसों भी रात को 3 बजे 4 बजे बाघ ने आके कुत्ते को उठा के ले गए। गांव में एक कुत्ता नहीं रह गया है। आज से 2 महीने पहले हमारे यहाँ पे गैंड खाल एक जगह है, गैंड खाल में पहाड़ में गुलदार भी बोलते हैं इसको, बाघ भी बोलते हैं। एक हमारे ही गांव की एक बहन है, उस पर अटैक कर दिया। उसने अपने चेहरे को किसी तरह बचाया तो उसके हाथ को काट कर खा गया वो गुलदार। तो ये हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इसका कारण, सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है कि गाँव
खाली होके गांव जंगल बनते जा रहे हैं। गांव जंगल, जब जंगल गांव में कोई रह नहीं रहा है तो जानवरों का निर्भय घूमना हो रहा है, चारों तरफ जंगल राज हो गया है। शहर में हम कहते हैं कि जंगल खत्म होते जा रहे हैं, पहाड़ में हम कह रहे हैं कि जंगल बढ़ते जा रहे हैं। और रात आज के समय में उत्तराखंड के अंदर 7-8 बजे के बाद आज उन लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। उत्तराखंड की स्थिति खराब कैसे हुई? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि कुछ साल पहले तक ये तो जरूर कहा जाता था कि उस खेत में वो कोई बाघ गुर्रा रहा है, उसकी आवाज आ रही है, लेकिन अब ये कहा जाता है हमारी छत पे बाघ आ गया है। कारण क्या है कि कारण क्या है कि बिल्कुल ठीक करें आप। उससे पहले हम लोग दूर से देखते थे कि देखो देखो वो अब बाघ जा रहा है, भालू जा रहा है। रीछ हमारे यहाँ बहुत पाया जाता था, भालू जा रहा है, बहुत ज्यादा अटैक भालू करता था। लेकिन आज जैसे जैसे घर गांव खाली होते जा रहे हैं, गांव बाघ की जो प्रवृत्ति क्या है, बाघ कभी घास में नहीं सोता हुआ, ऐसे स्थान को ढूंढता है जहाँ पे साफ सफाई हो, घर खाली पड़े हुए, बरामदे खाली पड़े हुए, और बाघ 7-8 बजे के बाद अपना ठिकाना ढूंढता है। और अपने ठिकाने के ढूंढने के साथ साथ वो अपना शिकार भी ढूंढता है। और शिकार कोई भी हो सकता है उसके लिए, ठीक है। उसमें जरूरी नहीं कि वो जानवर रहे नहीं। अब मान लो जानवरों का जिस तरह से होता है कि उसको धीरे धीरे जब मवेशी पालना बंद हो गया है, पशुपालन पालना बंद हो गया, आदमी नहीं रहेगा तो गाय भैंस बकरियां नहीं होंगी। तो ये बड़ी वजह है जिस पे विचार करने की जरूरत है। सर एक ब्रेक के लिए मुझको रुकना है। हाँ। ब्रेक का समय हो गया, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ आंकड़ों पे भी बात करेंगे जो आपको आज जानने बहुत जरूरी है, समझने चाहिए कि ये मसला सिर्फ वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, बहुत गंभीर है और इस गंभीरता को हमें समझना होगा। इसलिए अगले कुछ मिनट बेहद गंभीरता के साथ आप मेरे साथ रहेंगे, हमेशा से विश्वास है मुझको। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। तो आज बात उस संघर्ष की जो जानवरों और आदमी के बीच का है, और ये सिर्फ संघर्ष नहीं है, अभी खूनी खेल हो गया है, खूनी संघर्ष हो गया है। जो आंकड़ा है जिंदगियों की जाने का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो डराता भी है। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ लालता जी हैं जो खुद बहराइच से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लालता जी, आजकल कितने बजे से शाम ढलते ही बच्चों को बाहर जाना बंद कर देते हैं? किस तरह से सिक्योरिटी आप लोग कर रहे हैं? रातें कैसे कट रही हैं? कैसे झुंड में आप पहरेदारी कर रहे हैं? जरा बताइए सर, बहराइच में क्या कुछ चल रहा है? सर, बच्चों का बाहर आवागमन तो दहशत का प्रयास बना हुआ है जी। बच्चे तो खैर दिन में भी बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद कदापि भी कोई भी बच्चा दहशत है उस क्षेत्र का बाहर नहीं निकल रहा है। अच्छा। क्योंकि शासन प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहां लगभग 200 कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। बावजूद इसके गन्ने का बेल्ट, बाढ़ का बेल्ट होने की वजह से 4 बजे 5 बजे के बाद बच्चे और लोग घर से बाहर निकलने में अपने आप को भयभीत महसूस कर रहे हैं। सर, जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और जो कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही है, हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बता रहे हैं। सर, ये सारी जो कोशिशें की जा रही हैं, इनको आप ग्राउंड पे कैसे देखते हैं? सर, ग्राउंड का की जो बात की जाए तो शासन प्रशासन स्तर पे बहराइच की जिलाधिकारी माननीय मोनिका रानी जी के द्वारा, वन मंत्री द्वारा, प्रभारी मंत्री संजय जी द्वारा सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। जिस गरीब के मकान में दरवाजे नहीं थे वहां दरवाजा लगाया जा रहा है, लाइट की व्यवस्था की जा रही है, एक्स्ट्रा गवर्नमेंट बजट दे रही है कि लाइट समुचित पूरे क्षेत्र में हो जाए। तो जहां तक हमारा ख्याल है कि शासन मुस्तैद है और अतिशीघ्र जो एक भेड़िया जो जानने में आ रहा कि वो विकलांग है,
वो शीघ्र जो है पकड़ा जाएगा। ठीक है, हमारे साथ विवाज सर भी हैं। तो विवाज सर, जब ये पूरी बहराइच की जो तस्वीर हम देखते हैं और लगातार सोशल मीडिया पे भी कुछ बयान फ्लोट हो रहे हैं, तो कुछ लोग सर इतने परेशान थे, वो कह रहे थे देखिए हम तो चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन चंद भेड़ियों ने जिन्होंने आतंक मचा रखा है उनको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि कोशिशें अपने लेवल पे हो रही हैं, उनमें रफ्तार भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या सर वाकई इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए अभी हम थोड़े से पीछे हैं? इन प्रयासों को और तेज करने की जरूरत है। अब वजह क्या है वो तो है ही एक मसला, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उस पर फौरन कंट्रोल कर पाने में अभी क्या हम उतने व्यवस्थित नहीं हुए, उतने सक्षम नहीं हुए? हम इसको दो रूप में लेते हैं। पहला कि जानवर वन्य जीवों का प्रकोप ऐसा क्यों है। मैं विकास की बातों से सहमत हूं। हमारे अच्छे प्रबंधन, हमारी सख्त नियमावली के कारण जानवरों की संख्या में, चाहे वो टाइगर हो, लायन हो, लेपर्ड हो, स्लॉथ बेयर हो, इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। एक जानवर की संख्या एक जंगल में कितनी होनी चाहिए एक महत्वपूर्ण है, एक रिसर्च का विषय है। एक तो ये तो मानना पड़ेगा कि जहां भी हैं, जहां भी संघर्ष हो रहे हैं, वहां जानवरों की संख्या पहले की तुलना में अच्छे प्रबंधन होने के कारण बढ़ा है। ठीक है। नंबर 2, जब वन्यजीव और मानव का संघर्ष होता है तो ये संघर्ष हमेशा फ्रिंजेज में होता है, किनारे होता है, जहां वन और कृषि भूमि दोनों साथ साथ लग रहे होते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे जानवर जो जंगल के अंदर रहते थे, कमजोर होने के कारण वो फ्रिंजेज में आ गए। अब वो फ्रिंजेज में अपना भोजन की तलाश रहता है, भोजन की तलाश में जो सामने दिखता है उसको वो पाने की कोशिश करता है। यहाँ दूसरी बात आती है कि भारत सरकार या राज्य सरकार ने इसके लिए एक व्यवस्थित प्रोटोकॉल का सृजन किया है। जो प्रजातियां अधिक नुकसान करती, चाहे मानव का, चाहे उनके फसलों का, चाहे अन्य चीजों का, जी, उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना है कि अगर ये इस जानवर का प्रकोप होगा तो हम ये करेंगे, इस जानवर का प्रकोप होगा तो हम ये करेंगे। ठीक बात। हर जानवर का बना हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग पीछे हैं। अगर पीछे होते तो हम 5 भेड़िया को पकड़ नहीं सकते थे। एक चुकी है और नहीं, पर सर क्या अभी हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये अटैक भेड़िया ही कर रहे हैं? क्योंकि सर स्थिति तो यहां भी साफ नहीं है। अगर कर पाए तो सर वो मैकेनिज्म मेरे और मेरे व्यूवर्स को समझा दीजिए सर, कैसे पता चला कि अटैक भेड़िया ही कर रहे हैं? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, ये बिल्कुल तकनीकी प्रश्न है। भेड़िया कुत्ते के परिवार का है और कुत्ते के परिवार में जो पैर के पंजे के निशान होते हैं, उनके क्लॉज जो होते हैं बाहर निकले होते हैं। तो जब भी वो चलता है, चाहे कच्ची भूमि में या सूखी भूमि में, तो कच्ची भूमि में उसके पैर के निशान होते हैं और उसके पंजे दिखते हैं। अच्छा, कि ये ऐसा जानवर चला है जो कुत्ते के परिवार का है या कुत्ता है। पहले बात, इससे हम ये पहचानते हैं कि यह जानवर कुत्ते के परिवार का है। अब रही बात कि उसका आतंक किस जानवर का आतंक है, सियार का आतंक है या भेड़िया का आतंक है या लेपर्ड का आतंक है। जहां जहां घटनाएं हुई वहां लेपर्ड के पग मार्क या पैर के चिन्ह नहीं मिले हैं। अगर मिलते तो हम कहते कि ये बड़े बिल्ली या लेपर्ड, जिसको हम गुलदार कहते हैं, या किसी अन्य जानवर का है। ये कुत्ते के परिवार का है। ठीक है। चौथी चीज, कुत्ते में इस प्रकार के आक्रमण करने की क्षमता नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। तो हमारे डोमेस्टिक डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उसमें इस प्रकार के आक्रमण करने की क्षमता नहीं है कि रोज ये घटनाओं को अंजाम दे। अदरवाइज तो वो आक्रमण करेंगे और अधिक से अधिक कहां तक वो किसी। तो पगमार की एक, मतलब सर पगमार की एक जरिया है जिसके जरिए हम समझ रहे हैं भेड़िए, उसके अलावा कोई दूसरी टेक्निक नहीं है हमारे पास? दूसरी टेक्निक हमारी ये है कि उसको हमने एरियल सर्वे में भेड़िया को साइड से भागते हुए स्पॉट किया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार किया। इससे लगता है कि भेड़िया का यह ग्रुप है, जिसे कैसे कहते हैं 5 हमने पकड़ लिया, 1 बचा हुआ है। तो जो भेड़िया बार बार आतंक फैला रहा है, उस ग्रुप की पहचान कर ली गई है ड्रोन के माध्यम से। उसके मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है और उसी ट्रैकिंग के कारण हम 5 भेड़िया को पकड़ने में सफल हो गए। तो हमारे पास एक व्यवस्थित प्रोटोकॉल है। तो कल किसने अटैक कर दिया सर फिर दोबारा से? क्या कोई और भेड़िए भी हैं अभी इस ग्रुप में जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हम? उसी में जो पहली बार का वीडियो ट्रैक देखेंगे या ड्रोन ट्रैक देखेंगे तो उसमें 6 भेड़ियों की संख्या दिखाई पड़ रही है। अच्छा, एक और रह गया आपके हिसाब से? अभी 5 को हमने ट्रैप किया है, तो लगता है कि छठा भेड़िया जो बाहर है वो बार बार अपने
ग्रुप से मिलने की कोशिश करने में, अपने आप को भोजन लेने की कोशिश करने में। लेकिन सर क्या इस बात की गारंटी है कि ये सिर्फ 6 ही भेड़िए हैं? वो आपकी सर्च में दिख गए 6 तो इसलिए हम 6 मान लें, या 6 के अलावा भी और हो सकते हैं जो आपकी निगाह से छूटे हुए हैं? क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी भी है सर? अगर ऐसा है और वो आपकी निगाह में भी नहीं आ रहे तो फिर तो सर ये टास्क कभी कंप्लीशन की ओर नहीं है। ये अच्छा प्रश्न है आपका। अमूमन एक भेड़िया का, जब एक भेड़िया के ग्रुप का या परिवार का जो आक्रमण एरिया होता है या क्षेत्र होता है, लगभग 15 स्क्वायर किलोमीटर से 100 स्क्वायर किलोमीटर तक का रहता है। जहां जहां घटनाएं ट्रैकिंग हुई हैं, चाहे वो 10 से 12 स्क्वायर किलोमीटर में ट्रैकिंग हुई हैं, एक ही परिवार के सदस्य की विजिबिलिटी ट्रेस हुई है। ठीक है। और हम किसी भी चीज को कहने के पहले उसका प्रमाण लेते हैं कि हमको देखा कितना, हमने देखा कितना, कहीं और कोई देखा, कोई और हमारा फैमिली है यहाँ आसपास में, ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। अच्छा, ठीक है। इसलिए यूपी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बार बार ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमने एक पैक पर अपना फोकस किया और एक ही पैक है इस पूरे इलाके में जो दहशत फैला रहा है। लेकिन सर यहाँ चलिए माना आपने रोक भी दी, भेड़ियों की इस दहशत को आपने खत्म भी कर दिया, लेकिन ये टू बी कंटिन्यूड ना हो, ये आगे ना बढ़े, कैरी फॉरवर्ड ना हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ना फैल जाए, या क्या अब तो फैल भी रहा हो, उसके लिए क्या है सर? ये टास्क तो फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है। इस लिहाज से सर हमें क्या करना होगा, या आप लोग क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? एक घटना में याद दिलाता हूँ 1998 की जी, जब भेड़िया का आतंक रायबरेली, सीतापुर, इलाहाबाद के आसपास काफी हुआ था और 36-37 बच्चों को भेड़िया ने मार दिया था। अच्छा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चुन कर हर एक मांद में जाकर भेड़िया को मारा था। सारे भेड़िया के पॉपुलेशंस को खत्म कर दिया था, जो इकोलॉजिकली डिजास्टर्स था। परिणाम क्या हुआ उसका? जितने भी अंगुलेट्स थे, जितने भी वैसे चौपाया जानवर जो घास खाते थे, जो फसल चर सकते थे, वो सब जंगल से बाहर निकलने लगे, क्योंकि भेड़िया का वो मेन प्रे होता था, वो शिकार होता था। एक तरफ हमने भेड़िया को मार दिया, एक तरफ जंगल से जानवर बाहर निकल गए। उसका सीधा सीधा प्रभाव जंगल से लगने वाले जो कृषि के हमारे क्षेत्र थे उस पर पड़ा। ये तो मुझे पहले खुशी हो रही है कि इकोसिस्टम में, जो पहले का इकोसिस्टम, एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम था, उसमें इस जानवर ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। ये गलत नाम से जाना जा रहा है अभी, क्योंकि इसने एबरेशन हो गया है इस पूरे पैक में। ठीक है। अदरवाइज हमारे इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है। ठीक है सर, आऊंगा आपके पास। झा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तो झा साहब, क्या हम इस बात पे खुश हों कि ये रियल इकोसिस्टम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जानवरों की संख्या बढ़ रही है, या फिर वो आंकड़ा जो हमें बताता है, महाराष्ट्र की मैं जिक्र करता हूं, अभी महाराष्ट्र का एक आंकड़ा जो 2012 से 22 का है, और सर उसमें पता चलता है 624 लोगों की जान चली गई है, और ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है सर, मतलब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई ज्ञान नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है सर, जो बता रहा है कि 624 लोगों की जान चली गई। तो सर हम खुश हों कि जानवरों की संख्या बढ़ रही है, या फिर हम परेशान हो, दुखी हो, व्याकुल हो, व्यथित हो कि भाई इंसान मारे जा रहे हैं? 624 लोग मारे गए सर। देखिए, अगर आप पिछले कुछ दशकों से देखें तो कुछ बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम्स सरकार द्वारा चलाई गई है। प्रोजेक्ट टाइगर एक उसका उदाहरण है। साथ ही साथ जो अभी हम लेपर्ड्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, चीतों के बारे में प्रधानमंत्री का प्रयास रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है हम एज अ सोसाइटी, एज गवर्नमेंट, हम समझते हैं कि जानवरों की उपस्थिति हमारे ओवरऑल फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी XDFO साहब कह रहे थे कि अगर आप मान लीजिए कि आप एक भेड़िए को मारते हैं तो उसका असर जो आपको तो लगता है कि वो न्यूसेंस है, लेकिन उसको फूड चेन में के किसी भी एक अंश को हटाने से उसका इम्पैक्ट, ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि दिल्ली में बहुत साल पहले दिल्ली के यमुना के आसपास में मेढकों का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, तो लोकल रेजिडेंट्स और सरकार ने मिलकर के मेढकों को मार दिया, फ्रॉग्स को मार दिया, ये सोच के कि फ्रॉग्स हमारे घर में बहुत आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। अगले साल से डेंगू जो है, उस साल डेंगू का प्रकोप सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेढक और मच्छरों का जो एक इकोसिस्टम है, एक फूड चेन में एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि कितना बहुत ज़्यादा होता है, कितना कम होता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जंगल से भेड़िए बाहर निकल के आ रहे हैं इस क्षेत्र में। हम तो सारे प्रयास लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च हम इसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमने उनके एरियाज़ में इंक्रोच किया है, क्योंकि भेड़िया रहित या फिर शेर रहित या फिर हाथी रहित
पृथ्वी की परिकल्पना अगर आप करेंगे तो वो हमारा अहंकार होगा। हम बहुत बार सोचते हैं कि अरे हम तो क्या, पहले जैसे हम जंगल में जाते थे तो हम जू और जंगल के बीच का भेद जो है वो समझना हमें बहुत आवश्यक है कि एक रिक्रिएशन नहीं है, एक जानवरों की उपस्थिति सिर्फ एक रिक्रिएशनल वैल्यू, एक मनोरंजन का वैल्यू नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे फूड चेन में, पूरे के पूरे इकोसिस्टम में उनका बहुत ही एक ठोस योगदान है। साथ ही साथ जो हम बात कर रहे थे कि देखिए, लेकिन सर इंसानों की कॉस्ट पे इंसान अगर उनके कॉस्ट पे बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत तो योगदान सबका मतलब ये बहुत ही कहने में बुरा लग रहा है कि हाँ कुछ बच्चे मर गए या कुछ लोगों की जान चली गई तो क्या, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं उसी के साथ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और एक सेंसिटिविटी के साथ कि जो जाने गई हैं बहुत ही दुखद है, दुर्घटना बहुत ही भयावह है, लेकिन इसके बड़े परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो कितने भेड़ियों की जान गई है। हम गर्व के साथ जो है हम कहते हैं कि हमने इतने भेड़ियों को मार दिया और इतने हमने चीते को मार दिया, इतने लेपर्ड को मार दिया, क्योंकि उनके तरफ से कोई टीवी डिबेट नहीं करता है। भेड़ियों का कोई प्रोग्राम नहीं होता जिसमें भेड़ियों के पक्ष को कोई रखे या शेर के पक्ष को कोई रखे या हाथी के पक्ष को कोई रखे कि आपने उनके रास्ते में हाईवे बना दिया तो अब क्या करें, तो वो आकर के टकराते हैं बड़ी गाड़ियों से। सर आप उनका पक्ष रख तो रहे हैं? नहीं, मैं तो रख रहा हूं, लेकिन मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, वो खुद अपने स्पोक्स पर्सन तो आप बता रहे हैं ना सर, स्थितियां तो समझा रहे ना जी। लेकिन आप ये देखिए कि वो जो पूरी की पूरी जो जीव जंतु व्यवस्था है, क्योंकि इंसान जो है, अगर आप इतिहास देखें ह्यूमन काइंड का, तो उसमें ऐसा नहीं कि इंसान सबसे बहुत ही बड़े जीव हुआ करते थे। इंसान भी एक अंग था, सबसे पावरफुल नहीं था। आज जो है इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल। तो लॉन्ग टर्म में 100-200 साल आगे की पृथ्वी की परिकल्पना अगर हमें करनी है, एक व्यवस्था की परिकल्पना करनी है, एक समाज, एक सुरक्षित समाज की परिकल्पना अगर करनी है, तो उसमें जंगल, जमीन और जानवर और इंसान, इन चारों के बीच की एक रिलेशनशिप, एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, एक पावर की रिलेशनशिप नहीं, शक्ति परीक्षण से नहीं होगा। हो सकता है आज हम शक्ति परीक्षण कर दें, कुछ करें, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि इसका इंपैक्ट सिर्फ जो एक दिख रहा है कि एक हिंसा जो दिख रही है वो तो एक है ही, लेकिन ओवरऑल जो है फूड चेन के ऊपर इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप देखें तो बहुत सारे बाकी देशों में इसके ऊपर एक निर्धारित होता है। हम लोग क्यों जाते हैं जानवरों को देखने के लिए? हम जाते हैं बड़े बड़े जंगलों में जाते हैं। दिल्ली भारतवर्ष के अंदर ही हम सरिस्का जाते हैं, रणथंभौर जाते हैं, जिम कॉर्बेट जाते हैं, और उन जगहों पे उन जंगलों को ही अगर हम विस्थापित कर दें, जंगलों को अगर हम उसके ऊपर फ्लाईओवर्स बना दें, हाईवे बना दें, क्योंकि हमें विकास चाहिए, और जानवर 2-4 जानवर अगर कम हो गए, 2-4 स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो गए तो क्या, उसका असर जो है हमारी ओवरऑल ह्यूमन व्यवस्था तो बढ़ रही है ना सर। फिर उल्टा जिम कॉर्बेट की बात की, उत्तराखंड में की, वहां पिछले दिनों बाघों की जो संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ये सरकार का निर्धारण है, सरकार का प्रोग्राम है कि प्रोग्राम समझ रहा हूं सर कि वाइल्ड लाइफ की एग्जिस्टेंस का बढ़ना क्या इंसानों की जिंदगी की कॉस्ट पे होगा? थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। हमें शायद ये डेटा जो है वो इनकरेक्ट है कि जानवर और जंगल बढ़ रहे हैं, और गांव अगर आप देखें तो जिस तरह का अर्बनाइजेशन हो रहा है गांवों में, तो ये कहना कि गांवों में जंगल बढ़ रहे हैं तो ये शायद स्टेटिस्टिकली डेटा वाइज सही नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि जंगल, आपको ये समझना कि जंगल का मतलब सिर्फ हरा और पार्क नहीं होता है। जिस तरह के जंगलों की कटाई हमारे यहाँ हुई है, अगर आप देखें सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कहां हो रहे हैं, ये बफर जोन में हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम सड़कें बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं ना जंगल के बीच से, हम बड़े फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, हम माइनिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो विकास आवश्यक है, लेकिन विकास एक जानवर के कॉस्ट पे, हमारे नदियों के कॉस्ट पे इंपॉर्टेंट है क्या? ठीक है सर, आप उसे वहां से समझा रहे हैं, लेकिन मैं उसे यहां से समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप ठीक है, वो अपना अपना नजरिया है। मेरे साथ मैठानी साहब है। मैठानी साहब, 2021 में से 2023 का जो डेटा उत्तराखंड का स्पेसिफिक मेरे पास है, क्योंकि आप वहीं का जिक्र करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं सर, वो डेटा मुझे बताता है कि 35 लोग 2021 से लेकर 2023 तक 35 लोग, और अकेले 2023 की बात करते हैं तो फिर सर 17 लोगों का आंकड़ा मेरे साथ इस सिस्टम पे है, जो बता रहा है कि सिर्फ 2023 में 17 लोगों की जान बाघ के हमले में चली गई। सर ये आंकड़ा तो बहुत बढ़ रहा है, अभी तो 2024 की कैलकुलेशन आएगी। अगर बढ़ रहे हैं जानवर, जो मैं झा साहब से भी समझ रहा था, तो क्या वो इंसानों की जिंदगी पे यूं ही भारी पड़ेंगे? सर थोड़ा संक्षेप में बताइए, क्योंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना होगा। बिल्कुल सर, इंसानों की जिंदगी भी भारी पड़ेंगे, और भारी पड़ रहे हैं। 314% बाघ, आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहां बढ़ी है? उत्तराखंड के अंदर। वही मैं बता रहा था सबसे ज्यादा।
आप देखेंगे। और हम एक तरफ करें कि ठीक है जंगल में तो बाघ रहते हैं, आप ऋषिकेश के अंदर जाए, नेशनल कॉर्बेट पार्क में जो जिम कॉर्बेट पार्क है, आप नेशनल राजाजी नेशनल पार्क पे जाए या शीशम झाड़ी पे जाए, आए दिन हाथियों का उत्पात रहता है। वहां तो जंगल नहीं है, सड़कें हैं, हाथियों का उत्पात रहता है। तो कहीं ना कहीं जानवर हिंसक प्रवृत्ति अपना सर, उन जंगलों को काट के प्लॉट में तब्दील करके भी तो बांटे जा रहे हैं ना सर, इसी मैं बांटे जा रहे हैं सर। उत्तराखंड की जिक्र आप कर रहे हैं, जिम कॉर्बेट का जिक्र कर रहे हैं, तो उसके पास में सटा हुआ है रामनगर काशीपुर। हाँ, रामनगर में जो लोग रहते हैं उनकी छतों पे बाघ आ जाते हैं सर। ये वही रामनगर है जहां जंगल थे, आज देखिए बिल्डर वहां प्लॉट काट रहे हैं सर, लाखों लाखों रुपए के सर्कल रेट है। ये तो सर हम ही कर रहे हैं ना, तो वो छत पे नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे बाघ? और बाघ बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं, उस पर हम श्रेय भी ले रहे हैं। ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी है सर, जैसे झा साहब भी कह रहे थे। हाँ, तो देखिए जंगल खंड ऐसा नहीं कि आज नहीं समस्या। 1907 के अंदर जिम कॉर्बेट जो शिकारी था, ब्रिटेन से, लंदन से भारत क्यों बुलाया गया, रामनगर में क्यों बुलाया गया? कारण क्या था कि अल्मोड़ा के अंदर में चंपावत में 436 आदमियों की जब खा गया, तब जाके 1907 में जिम कॉर्बेट को बुलाया गया, और जिम कॉर्बेट ने तब उसको बाघ को मारा। उसके बाद ही एक लेडी डायन बोला करते थे, लेडी डायन क्लियर एक बाघनी होती थी, उसने पता नहीं कितने बच्चों को खाया। तो ठीक है, कंप्रोविजन रूप में हम इकोसिस्टम से आज कहते हैं कि आज जंगल बढ़ रहे हैं, मैदान खत्म हो रहे हैं, कहीं हम करें कि कंक्रीट के मैदान बनने जाए, लेकिन ये आज की 100 साल पुरानी भी व्यवस्था है। जब जब जैविक असंतुलन बढ़ता है, जब तक जानवर हिंसक रूप अपना लेता है या आदमखोर हो जाता है। क्यों होता है वो आदमखोर? मैं यही तो समझ रहा हूँ सर, वो आदमखोर क्यों हो जाता है? आदमखोर क्यों होता है? या तो बिल्कुल अभी जैसे हमारे डीएफओ साहब, एक्स डीएफओ साहब बता रहे थे, जब जानवर घायल हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, शिकार करने लायक नहीं होता है, तो जब बाघ, बूढ़ा बाघ और ज्यादा हिंसक होता है, और ज्यादा खतरनाक होता है, जब उसको शिकार नहीं मिलता है, तो उसको मान लो शिकार ढूंढने तो जानवर का निकला है, लेकिन बाई चांस के आगे यदि आदमी नजर आ जाता है तो डरते डरते वो आदमी पे हमला करता है। और आज आए दिन इन 3-4 महीने के अंदर, गत वर्ष पिछले साल पौड़ी गढ़वाल के जो गढ़वाल के सांसद है तीरथ सिंह रावत ने, पूर्व सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन लगाया था, जो आज आप करें कि इतने लोगों की इतने लोग लगातार मरते जा रहे हैं। सर ये बाघ आदमखोर तब भी हो जाता है जब उसकी टेरिटरी में आप घुस जाते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं, उसको उसी के इलाके में जाके अपने लिए स्पेस ढूंढने में, सेफ जोन ढूंढने में दिक्कत आती है। हर पहलू पे आज बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा लगातार जारी है। आज जरूर समझना है ये कि इंसानों की कॉस्ट पे आदमी, आदमी की कॉस्ट पे जानवर, जानवर की कॉस्ट पे फिर आदमी, ये कैसी चेन है जो उलझती जा रही है? सुलझाने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, रहिएगा मेरे साथ। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं, और आज हम यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थिति उत्तर प्रदेश के बहराइच में है वो क्यों है, और क्या इस तरह की स्थिति जहां आप रहते हैं या हम रहते हैं वहां भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो फिर ये स्थिति भयावह और भयावह हो सकती है। सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहराइच का जिक्र लगातार हो रहा है, तो लालता जी मेरे साथ वहां से हैं। तो लालता जी, ये जिसकी वजह से जो जनहानि है वो बढ़ गई है, अच्छा लालता जी कोई टेक्निकल ग्लिच है, आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं पा रही है, मैं आपको फिर से करें। हाँ अब बोलिए, अब आपकी आवाज आने लगी, बोलिए। ये आपने जो कहा कि कार्रवाई लेट हुई है, एकदम सही बात है आपकी। नहीं मैं पूछ रहा हूं सर, मैं कह नहीं रहा हूं लालता जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं पूछ रहा हूं क्या कार्रवाई लेट हुई है। मैं बता नहीं रहा हूं सर कि लेट हुई है, मैं पूछ रहा हूं क्या लेट हुई है। जी जी, ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, ये सर्च ऑपरेशन हमारे बहराइच वासियों के हित में 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले और चलाने की आवश्यकता थी। ओके। जिससे जो हानि हुई है, 10 मौतें हुई हैं,
उसमें हो सकता है कुछ न कुछ बचाव किया जा सकता है। हाँ, और एक चीज, चूंकि डीएफओ सर और तमाम वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं आपके चैनल पे जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सिर्फ किसान ही दोषी है। अगर हम एक जानवर पे हमला करते हैं तो गवर्नमेंट हमारे पे एफआईआर कर देती है। सही बात है, सही बात है। जानवर हमारे बच्चे को खाता है तो उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्या जंगल इतना उत्तर प्रदेश में इतने बड़े रकबे में नहीं है कि उसको फेस न किया जाए? लेकिन लालता जी एक चीज ईमानदारी से बताइएगा कि जानवरों के जंगलों को खेतों में किसने तब्दील कर दिया सर? वो तो जंगल थे ना। हमें जंगल और खेत में भेद समझना होगा। हमने उन जंगलों के आपस में जो कॉरिडोर होते हैं उनको इतना सिकुड़ा दिया है, सिकोड़ दिया है कि वो खेत हो गए। सर जंगलों को काट काट के हम खेत बनाएंगे तो फिर तस्वीर तो यही आएगी। क्या ऐसा नहीं है लालता जी? जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है। कहीं न कहीं जो फॉरेस्ट एरिया के हम किसान हैं इसमें कमियां हमारी भी हैं, क्योंकि दूसरे के घर पे जब हम काबिज होंगे, दूसरे का निवाला हम स्वयं पे यूज करेंगे या खाना चाहेंगे तो कहीं न कहीं दिक्कत इंसान हो या जानवर हो सबको होती है, होती रहेगी जी। तो आपके माध्यम से एक चीज और, ये हमारा सुझाव था प्लीज कि कहीं न कहीं कई बार सुनने में आता है कि 40 किलोमीटर दूर जाकर के बाघ इंसान को खा लिया। तो 40 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर उनका रेंज नहीं है। कहीं न कहीं वो किसी अदर कारण से उनको कोई सुविधा हो रही हो या कोई परेशानी हो रही हो जंगल में, इसलिए वो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाकर के हमला करते। तो ये तो समझ से परे है सर। लेकिन वजह क्या समझ में आती है लालता जी? आप खुद किसान हैं, इस तरह के हमलों को नजदीक से झेल रहे हैं, उस असुरक्षा में, उस दहशत में आप हैं। सर वजह क्या समझ में आती है? ईमानदारी से बताइएगा, कितनी गलती हमारी है सर? सर इसमें आप मान के ये चलें कि फॉरेस्ट एरिया पर डे डाउन होता जा रहा है। जानवरों की संख्या, गवर्नमेंट का विशेष ध्यान है कि जानवरों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो कहीं न कहीं हम किसान भी उसके दोषी हैं। सारा सिस्टम सरकार के ऊपर छोड़ना या निर्भर करना या दोषी ठहराना कहीं तक उचित भी नहीं है। इसमें कमियां हमारी भी हैं। जी ठीक है, हमारे साथ विवास सर भी हैं। तो विवास सर, असल में पहले हम देखते थे सर जंगल और खेत के बीच में एक एरिया होता था, बफर जोन से हम कहते थे, लेकिन सर वो धीरे धीरे सिकुड़ता गया, जिसे वेटलैंड भी हम कई बार कहते थे। सर क्या वो एरिया इतना सिकुड़ गया कि अब सीधे खेत के बाद जंगल आ रहा है? खेत और जंगल के बीच का जो स्पेस होना चाहिए था, जो बफर एरिया होना चाहिए था, उसका सिकुड़ना भी क्या इस तरह की एक बड़ी वजह है? आपका विश्लेषण, आपका अनुभव क्या कहता है सर? कितना कम हुआ है ये बफर एरिया? मैं इसको कुछ पहले सूचनाओं के साथ शेयर करूंगा। प्लीज। पहले तो ये भ्रांति है कि जंगलों का नुकसान हो रहा है। जब आजादी मिली थी हमें, तब हम भी उस समय 24% पे थे जंगल में, आज भी 24% पे। अच्छा। कहीं कम कहीं अधिक होता रहा है, और जंगलों का जो क्षेत्रफल है वो लगभग बराबर चल रहा है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि बहुत सारे जानवर थे जो बिल्कुल समाप्ति के कगार पे आ गए थे। उसको पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में उसको रेस्टोर किया गया। जैसे गेंडा था, यूपी में गेंडा नहीं था, गेंडा को लाया गया, रेस्टोर किया गया। टाइगर का भाई अपने झा साहब ने उल्लेख किया कि टाइगर को रेस्टोर किया। चीता हमने बाहर चलाया रेस्टोर करने के लिए। जो हमारी डॉल्फिन थी गंगा की, वो खत्म हो गई थी, उसको दोबारा हम लोगों ने कोशिश किया है क्रिएट करने का। एक सोन चिड़िया बर्ड होती थी राजस्थान में, सर खत्म हो गई। सर माफी के साथ आपको मैं रोक रहा हूं सर, आपके सारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, सुखद हैं, और इसके लिए वाकई एप्रिसिएशन है। लेकिन सर हम थोड़े विषयांतर हो जाएंगे। मेरा विषय ये नहीं है सर हमने जानवरों के आंकड़े में कितनी वृद्धि कर दी, माफी के साथ आपको बोल रहा हूं। लेकिन मेरा विषय ये है कि सर जो ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, जो खूनी खेल है, ये दहशत है, ये व्यथा है, ये पीड़ा है, ये कैसे कम होगी सर? मुझे आंकड़े मत बताइए सर, आज मुझे ये नहीं समझना। बहुत व्यथित हूं सर मैं, बहराइच में जो हो रहा है उसको को लेके बहुत व्यथित हूं। मुझे उस पर समझना है सर आपके अनुभव के जरिए कि ये स्थिति कैसे सुधरेगी। आंकड़े बढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन सर लोगों की जिंदगियां भी जा रही हैं सर। देखिए उपाध्याय साहब, मानव वन्यजीव एक साइंस है, विज्ञान है, और विज्ञान को विज्ञान की तरह अगर समझाने की कोशिश करें तो शायद हम ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे। पूरे कंट्री में जहां जहां मानव वन्यजीव संघर्ष होता है, डिपार्टमेंट मैपिंग करके रखता है पहली चीज कि यहाँ यहाँ कन्फ्लिक्ट होता है और इस समय कन्फ्लिक्ट होता है। मैं अभी बता रहा हूँ कि गन्ना जब कटेगा तो कन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। अच्छा। क्योंकि जंगल के किनारे गन्ना कैमोफ्लाज करता है जंगल की तरह होने का। तो जो भी जंगली जानवर हैं उसको अपना जंगल समझ करके उसमें अपने बच्चे देने के लिए आ जाते हैं। ठीक बात। और जब वो काटने लगते हैं तो आक्रमण करते हैं। तो जो फसलों का चक्र है, जो फसलों का बुआन है, उसमें परिवर्तन आया है। डिपार्टमेंट ने इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के लिए मैपिंग कर रखी है। एक चीज पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जंगली जानवर और कैटल्स के बीच में जो बीमारियां हैं वो कैसे फैल रही है, कौन सी बीमारी फैल रही है। आपको याद होगा राजस्थान में घटना घटी थी इसमें कि सड़कों पर लाखों गाय मर गए थे। जी। क्यों मरे थे? कौन सा वायरस आ गया था? ये कहीं ना कहीं बीमारियों का भी आदान प्रदान का ये क्षेत्र केंद्र है। आपने शुरू में प्रश्न किया था क्या बफर जोन कम हुए हैं? हाँ। बिल्कुल कम हुए हैं। बफर जोन तो उसको नहीं कहते हम लोग, हाँ। लेकिन जंगल से सटे हुए एरिया को इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। ओके। और इको सेंसिटिव जोन में लोगों का जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कैसे जंगली जानवर के दुष्परिणाम को इस जोन तक ही सीमित रखा जाए ताकि उसका प्रभाव गांव के लोगों को ना पड़े। क्या लाइट लगाई जाए, आवाज, जंगल का जब मूवमेंट जानवरों को होता है तो क्या बिल्कुल सर, तो ये समझने वाली चीजें हैं जो आप समझा रहे हैं और इनको बिना समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी तय। सर आप मेरे साथ रहिएगा, झा साहब भी हैं। जय साहब, फरवरी 2023 में रिसर्च जर्नल नेचर में एक स्टडी आई जिसको मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। इस स्टडी में कहा गया कि दुनिया में कम आय वाले देशों में शिकारी जानवरों के हमले बढ़े हैं। तो सर मतलब ये बात सिर्फ जंगल किसान की नहीं है, ये तो इकोनॉमिक सिस्टम भी है, हमारा अर्निंग सिस्टम भी है। क्या ये एक बड़ा इशू है जिस पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं असल में? जी, तो अगर आप कम आय वाले देश जिसको हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी कहते हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, और उसी पेपर में और उसके बाद के बहुत सारे पेपर्स में ये भी निकला है कि ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इसमें मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो फास्ट और फेरोशियस है। क्योंकि आप एक बहुत ही तीव्र गति से एक विकास के एक आयाम पे पहुंचना चाहते हैं और जिसके कारण जो मॉडल्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें अफ्रीका देखें फॉर एग्जांपल, अफ्रीका में जिस तरह से जंगली जानवर हुआ करते थे, अभी भी मैं बहुत बार जा चुका हूं कीनिया और बाकी मसाई मारा और बाकी जगहों पे, जिस तरह के जानवर हैं वहां पे समाज एक साथ रहता था, एक व्यवस्था थी जिसमें जानवर और हजारों शेर एक साथ रह रहे हैं, राइट, मसाई मारा में उसके आसपास, और ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती है। भारत देश में ही जो जंगल थे उन्हीं जंगलों में हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहते थे, जो हम कहते हैं कि वनवासी जिनको हम कहते हैं। इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या जिनमें विकास कम है, उसमें जो विकास का काम हो रहा है, जिस तरह की माइनिंग, ब्लास्टिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, रोड्स, ये हो रहा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि असल में हमें लगता है कि जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं है, जंगल तो असल में मिनरल्स का है, जंगल तो लकड़ी का है, जंगल संसाधनों का क्षेत्र है, और संसाधन की परिभाषा में जंगली जानवर नहीं आते हैं। और उन संसाधनों पे हमें लगता है कि हमारा हक, या सरकार को लगता है कि उनका हक सबसे पहले है, ना कि वनवासी का और वन के जानवरों का। और वो एक बहुत बड़ा कारण पहले भी है और ज्यादा भी है, हमको लगता है हमारा हक ज्यादा है। मैठाणी साहब, जो ये हक की लड़ाई है ये विभत्स होती जा रही है सर, और ये आंकड़े दुखी करते हैं। मुझे पक्का पता है कि आप भी इस तरह के आंकड़ों से बहुत दुखी होते होंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी आपको जानता हूं सर। ये आंकड़े इसी तरह बढ़ते रहेंगे या फिर हम कुछ कर सकते हैं? वन लाइनर क्या है सर, मेरे पास 1.5 मिनट है सर, उसी में अपनी बात समेटी प्लीज। जो आज की स्थिति उसमें तो आंकड़े बढ़ ही रहे हैं सर जी। लगातार मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। आए दिन हम सुनते हैं कि वहां गुलदार ने हमला कर दिया, वहां रीछ ने हमला कर दिया। किस पे हमला किया? आदमी पे हमला किया। किस पे हमला कर दिया? महिला पे हमला कर दिया। तो लगातार सरकार, हमारे जो वन विभाग है, ये 2-4 दिन मुस्तैद होता है, उसके बाद बाघ अपने जो गुलदार है हमला करके गायब हो जाता है। वो कहते हैं ठीक है गायब हो गया है, और
चौथी बात करने शुरू कर देते हैं कि इसकी तो प्रवृत्ति है, जानवर की प्रवृत्ति, हिंसक होने वाला है। क्या दिल्ली के शहरों में नहीं हो रहा? आप नोएडा में आए दिन नहीं सुनते कि कुत्ता, पालतू कुत्ता हिंसक हो गया है? तो ये प्रवृत्ति है जानवर की, जो जिसको हम घर में पाल रहे हैं वो भी तो हिंसक हो गया। आदमी को मानव पे हमला कर रहा है, काट रहा है, पिट्स डॉग के बहुत सारे आ रहे। वही उत्तराखंड के अंदर या कोई भी पहाड़ हो, हम उत्तराखंड के, मैं गिरवन में गया शेर को देखने, या राजा कानन नेशनल उड़ीसा में आप जाकर देखिए कि सब जगह वही स्थितियां धीरे धीरे होती जा रही है कि आदमखोर की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ रही है? सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। सरकार ध्यान तो दे रही है सर, दे रही है, कहाँ रही है? हमारे उत्तराखंड के अंदर तो हम लोग बोलते बोलते थक गए कि भाई आप यदि कुछ ना कुछ, ठीक है आप पिंजरा लगाइए, उनको पकड़िए। सर धामी साहब की कई योजनाएं जो लगातार इस तरफ काम करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो खतरनाक होती जा रही है। आज उत्तराखंड के अंदर अभी भीरों खाल के अंदर ही परसों एक बालक पे हमला कर दिया। गुलदार के लिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे को जंगल में जंगल तभी बचेंगे, गाँव हम तभी जाएंगे। आज पहले गांव जाने से लोग कहते थे गांव आओ, आज गांव जाने में इसलिए डर लग रहा है कि पता नहीं कब बाघ अटैक कर देगा। आप गांव जाएंगे नहीं, जंगली जानवरों को आने नहीं देंगे, तो उत्तराखंड को खत्म कर देंगे सर आप लोग। नहीं, उत्तराखंड को कौन खत्म कर देगा? उत्तराखंड सबसे ज्यादा जंगल और सबसे ज्यादा जानवर तो हमारे उत्तराखंड के अंदर है, लेकिन सरकार उनकी प्रवृत्ति को नहीं रीड कर पा रही। ठीक है, ठीक है। तो उस संजीदगी के साथ इस मसले को समझना होगा जिसकी जरूरत है। मेरे पास समय इतना ही है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को, खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर आज की इस कोशिश में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो स्थिति हमारे सामने है, जिसे कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा बढ़कर हमें समझना होगा, और क्या ये अलार्मिंग लाइन हमने पार कर लिया, अगर कर ली है तो क्या फिर हम पीछे मुड़ के देख सकते हैं, 2 कदम पीछे चल सकते हैं और अपने इस समाज में, अपने इस जंगल में, अपने इस धरोहर में जानवरों की इंपॉर्टेंस और उनके एग्जिस्टेंस को कितना और किस लेवल तक समझते हैं। फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो और लगातार सच की बात हम और आप करते रहें। अगली मुलाकात सच के साथ के इसी अंक में होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।